दोस्तों, आज हमारे साथ हैं श्री कुर्बान अली, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। उनका परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं। कुर्बान साहब मीडिया की दुनिया के एक स्थापित नाम हैं। उनके पास एक गहरी नज़र है और वो अपना अपना एक परिप्रेक्ष्य है और बहुत बेबाक विश्लेषण करते हैं। बिना किसी हेर-फेर के सीधी बात वो कहते हैं। स्वागत है आपका कुर्बान साहब नई परख के मंच पर। आज पहली बार आप नई परख के दर्शकों से मुखातिब हो रहे हैं, लेकिन मुझे अ, यकीन है कि हम लोग बार-बार मिलेंगे इसी मंच के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, जी, अपने इस कार्यक्रम में मुझे जी, शामिल करने के लिए। मेरी खुशनसीबी है कि आपसे आज बात हो रही है। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हम लोग जिस विषय पे चर्चा करेंगे, उस विषय का सीधा ताल्लुक अ, मौजूदा सरकार की विदेश नीति से है, जो एक खाड़ी युद्ध के कारण जो एक ग्लोबल परिस्थिति बनी है, उसके साथ है। भारत के ही नहीं, दुनिया भर के मुसलमानों के साथ है, भारत के मुसलमानों के साथ तो ख़ास तौर से है। और मैं तो ये मानता हूँ कि भारत की संस्कृति और भारत के हिंदुओं के साथ भी उसका ताल्लुक है। मैं ये यकीनन। मानता हूँ, बिल्कुल। और 4 तारीख को जब अमेरिका में अमेरिकी आज़ादी की 250वीं सालगिरह मनाई जा रही होगी और डोनाल्ड ट्रंप सारी दुनिया की वहाँ पर मेज़बानी कर रहे होंगे, उस वक़्त ईरान में 4 तारीख को ही, 4 जुलाई को ही कि अयातुल्ला अली ख़ामनेई की शहादत के बाद उनका उनका अंतिम संस्कार हो रहा होगा। उस अंतिम संस्कार में भी सारी दुनिया से लोगों को बुलाया गया है और उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण दिया गया है। ईरान के राष्ट्रपति ने स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रित किया। लेकिन नरेंद्र मोदी, पहले तो हम लोग इंतज़ार करते रहे कि मोदी जी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया होती है। लेकिन मुझे तो लगता है कि मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण का इंतज़ार कर रहे होंगे, जो शायद उन्हें अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है अमेरिका से। और इसी चक्कर में कि कहीं मेरा ऐसा अंदाज़ है कि इसी चक्कर में कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप का निमंत्रण आ गया और उन्होंने यहाँ का निमंत्रण भी स्वीकार कर लिया, तो फिर बड़ी मुश्किल में फँस जाएँगे वो। इसलिए जी। उन्होंने ईरान जाने से तो मना कर दिया और अपनी जगह पर विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा को और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन को वो नियुक्त कर दिया कि वो ईरान जाएँगे और प्रधानमंत्री की और भारत की नुमाइंदगी करेंगे। ठीक है। वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया और ऐसा करने के मायने क्या हैं, ये मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप इसे डिकोड करें। साथ में मैं ये भी बता दूँ कि ईरानी नेतृत्व ने न केवल नरेंद्र मोदी को बुलाया, बल्कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भी निमंत्रण दिया है। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी निमंत्रण दिया है। हाँ, उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को निमंत्रित नहीं किया, लेकिन उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा को निमंत्रित किया है और उनके एक बड़े नेता हैं सलमान खुर्शीद, उनको भी निमंत्रित किया है। कश्मीर की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती को भी ईरान ने निमंत्रित किया है और जैन संत लोकेश मुनि को भी ईरान ने निमंत्रित किया है। महबूबा मुफ्ती ने सार्वजनिक बयान दिया है कि ये उनके लिए बड़े गौरव की बात है और उन्हें पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है, वो वहाँ पर ज़रूर जाएँगी और उनको श्रद्धांजलि देंगी। अयतुल्ला अली ख़ामनेई को श्रद्धांजलि देंगी। बाकी किसी की तरफ से मैंने कम से कम कोई अभी तक बयान नहीं देखा है कि वो जाएँगे या नहीं जाएँगे। मोदी जी नहीं जाएँगे, महबूबा मुफ्ती जाएँगी। नितिन नवीन के बारे में मुझे पूरा अंदेशा है कि वो नहीं जाएँगे, हालाँकि उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जा सकते हैं, उनके न जाने या जाने से इनकार करने की मुझे कोई वजह नहीं दिख रही। पवन खेड़ा के जाने से इनकार करने की कोई वजह नहीं दिख रही। सलमान खुर्शीद के जाने से इनकार करने की कोई वजह नहीं दिख रही और मुझे जैन संत लोकेश मुनि के भी जाने से इनकार करने की कोई वजह नहीं दिख रही, बशर्ते उनकी कोई निजी वजह ना हो, किसी किसी समस्या में वो लोग ना फँसे हुए हों। तो ये स्थिति है। अब आप मोदी जी ने जो इनकार किया, मैं चाहूँगा सबसे पहले आप इस पे प्रकाश डालें कि इसका क्या कारण हो सकता है? मुझे तो एक मोटा तो कारण समझ में आया, वो मैंने बता दिया जी। कि वो डोनाल्ड ट्रंप के न्योते का इंतज़ार कर रहे होंगे, जो मुझे लगता नहीं कि उन्हें प्राप्त होगा। जी। अभय जी, आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में ही ये ज़िक्र किया कि ईरान एक पुराना देश है जिसकी सैकड़ों साल पुरानी सभ्यता है और भारत के साथ उसके एक सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं। जी। और न सिर्फ बहुत पहले बल्कि आज़ाद होने के बाद भी हुँ, हिंदुस्तान और ईरान के रिश्ते हमेशा बहुत अच्छे रहे। कोई
ऐसा बड़ा टकराव का मौका आया हो, ऐसा मुझे याद नहीं पड़ रहा है जिस पे भारत और ईरान आमने सामने खड़े हों। और जो कई घटनाएं हुई भारत में और जिसकी कि एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया हुई, जैसे बाबरी मस्जिद का गिराया जाना और कश्मीर का मामला, उसको लेकर के भी ईरान का रवैया हमेशा भारत के लिए एक दोस्त वाला रहा है। जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तो हामिद अंसारी उस वक्त ईरान में भारत के राजदूत थे और उन्होंने वहाँ ईरान टीवी से एड्रेस किया और वो सारा पक्ष रखा कि भारत में किस तरह की प्रतिक्रिया है, आवाम क्या चाहती है, सरकार क्या चाहती है। और उसी तरह से कश्मीर के मामले को लेकर के जब पाकिस्तान ओआईसी में जाता है तो कई बार ईरान ने बयान सख्त ज़रूर जारी किया, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं किया कि वो कोई वीटो जो लगा दे और कोई इस तरह से करे कि वो भारत के ख़िलाफ़ है। दिनेश सिंह जब विदेश मंत्री थे, उनके समय में कश्मीर के मामले को लेकर के मतलब वो स्ट्रेचर पे ले गए थे ईरान का समर्थन हासिल करने के लिए। अब दिक्कत ये है कि जब से ईरान में इनकलाब आया, यानी 1979 की क्रांति अयतुल्ला ख़ुमैनी के आने के बाद, उस वक्त तक जो शाह का ईरान था वो बहुत ही अमेरिका परस्त था और ईरान को उस वक्त अमेरिका का ही एक एक्सटेंशन माना जाता था। लेकिन उसके बाद से वहाँ इस्लामी शासन आया और अमेरिका के साथ रिश्ते ख़राब हुए। अमेरिकन एम्बेसी का जो घिराव हुआ, उनके लोगों को बंधक बना करके कई साल तक रखा गया और वो सारी चीज़ें हुई। लेकिन जहाँ तक भारत का सवाल है, कोई ऐसा मामला नहीं हुआ कि कोई बड़ी चीज़ नज़र आए। लेकिन जब ईरान के ख़िलाफ़ पश्चिमी देशों ने, ख़ासकर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, तो उसने एक बार्टर सिस्टम के तहत अपने मित्र देशों से, जिनमें भारत भी शामिल है, व्यापार शुरू किया, अपना तेल देना शुरू किया बहुत ही सस्ते दामों पे। हम लोग उनको दवाएं देते थे, खाने पीने का सामान देते थे और ये सारी चीज़ें। लेकिन हिलरी क्लिंटन जब विदेश मंत्री थीं और वो भारत आईं, तो उन्होंने कहा कि आप ईरान से तेल लेना बंद कीजिए। और मनमोहन सिंह की सरकार थी और हमने फ़ौरन, क्योंकि उस वक्त हमारा नज़रिया अमेरिका के ज़्यादा नज़दीक था और एक न्यूक्लियर डील भी हमने अमेरिका के साथ की थी, तो हमने ईरान को तरजीह देने के बजाय अमेरिका की लाइन ली, जो आज मोदी सरकार भी कर रही है। और अभी जो ये संकट आया, अमेरिका और ईरान का युद्ध और होर्मुज़ की खाड़ी का बंद होना, उस वक्त भी ईरान की सरकार ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हम भारत की जितनी मदद कर सकते हैं करेंगे, और वो हम इसलिए करेंगे कि भारत की आवाम हमारे साथ खड़ी है इस संकट में। और यहाँ बहुत बड़े प्रदर्शन हुए, श्रीनगर में, हैदराबाद में, लखनऊ में, भोपाल में। तो लेकिन हमारी सरकार का रवैया ये था कि जब उसके सबसे बड़े नेता मारे गए, जिनका अभी अंतिम संस्कार हो रहा है, तो हमने कॉन्डोलेंस मैसेज देने में भी 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त लगाया और विदेश मंत्रालय का एक प्रवक्ता जाकर के ईरान दूतावास में उस पर दस्तखत करने गया। ये दर्शाता है, जो आपका सवाल था बुनियादी तौर पे, कि मोदी साहब को क्या तकलीफ़ है। एक तो ये कि जब ये युद्ध शुरू हुआ उससे 2 दिन पहले ही वो इज़राइल होकर के आए थे और ट्रंप साहब तो उनके दोस्त हैं ही, तो जाहिर है कि वो नहीं चाहते थे कि इस युद्ध में वो ईरान के साथ खड़े हों। अच्छा, इसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर रहा था, लेकिन जो एक नॉर्मल कर्टसी होती है या जो एक बुनियादी, और जिससे आपके नेशनल इंटरेस्ट पूरे होते हों, हमारी ऊर्जा ज़रूरतें पूरी होती हों, उसके लिए ईरान मदद कर रहा था। और इसलिए भारत में उतना बड़ा संकट नहीं हो पाया, न तो गैस का न तेल का, कि जितना दूसरे और देशों में हुआ, क्योंकि ईरान ने चीन के लिए, भारत के लिए, कोरिया के लिए और 2-4 देशों के लिए एक अपना रवैया बदला और वो प्रतिबंध नहीं लगाया। लेकिन अभय जी, जो हमारी करंट डिस्पेंसेशन है, आप जानते हैं, मुझे उसके बारे में विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं कि वो 100 साल पुरानी संस्था आरएसएस उनकी पैतृक संस्था है और उसी से उनकी आइडियोलॉजी और पॉलिसियाँ बनती हैं। उसमें एक चीज़ है कि एंटी मुस्लिम स्टैंड, और उसी की वजह से जो आपने कहा कि शायद नवीन न जाएं बीजेपी के अध्यक्ष, तो वो यही कि उनको हर उस चीज़ से थोड़ी सी एलर्जी होती है जहाँ मुसलमानों की बात हो या मुसलमानों के हित की बात हो या उनसे, उनके साथ खड़े हुए वो नज़र आए। और इसलिए
एक जूनियर मिनिस्टर को भेजा जा रहा है, एक गवर्नर को भेजा जा रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री की व्यवस्थाएं हो सकती हैं, हर जगह प्रधानमंत्री नहीं जा सकते हैं, तो कम से कम राष्ट्रपति को जाना चाहिए था, उपराष्ट्रपति को जाना चाहिए था, लोकसभा अध्यक्ष को जाना चाहिए था, जो ओम बिरला साहब बांग्लादेश में कोई सीनियर कैबिनेट रैंक का मंत्री जा कोई सकता था, सीनियर कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर, राजनाथ सिंह जी जा सकते थे। जी जी। और ये मैसेजिंग होती है कि आप किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं अपने मित्र देशों को, या अब तो भाई समझौता हो गया अमेरिका और ईरान के बीच में, अब तो आपको कोई ज़्यादा परहेज दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में अब तो आपको जाकर के ईरान के साथ में ऐसे वक्त में कि जब हमारी ऊर्जा ज़रूरतें हैं और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए उसको गुड ह्यूमर में रखने के लिए, और जबकि वो कर रहा है हमारे साथ लगातार। तो मोदी जी का जो एक बायस है टुवर्ड्स मुसलमान, इस्लाम, वो कहीं ना कहीं झलकता है, और उसमें भी वो कंफर्टेबल वहाँ रहते हैं। जैसे सऊदी अरब की सरकार उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे रही होती है तो वो वहाँ भाग करके जाते हैं, यूएई की सरकार दे रही होती है तो वहाँ भाग करके जाते हैं। ईरान भी हो गए हैं, मुझे अरे भाई नागरिक सम्मान तो ईरान भी दे देगा। नहीं, मैं आपको बताऊं कि 2016 में नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ था, मैंने कवर किया था वो दौरा राज्यसभा टीवी के लिए, और उस वक्त में नरेंद्र मोदी साहब ने जो कहते हैं ना कि इतनी भूरी भूरी प्रशंसा की थी ईरान की कि वो फारसी की शायरी पढ़ रहे थे, और इस हद तक वहाँ, और चूंकि चाबहार हमें उस वक्त खोलना था, चाबहार का उद्घाटन हुआ था वो बंदरगाह, जो कि गेटवे है सेंट्रल एशिया के लिए भी और यूरोप के लिए भी। तो भारत ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा निवेश कमिट किया था वहाँ, जो है वो भूल जाते हैं, और हम जो है वो उसके लिए हम अपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हितों की भी बलि दे देते हैं। ये बुनियादी चीज़ मुझे नज़र आती है जो मोदी सरकार का इस वक्त रुख है ईरान के साथ में। जी, मुझे तो लगता है कि इसमें एक और पहलू है जिसकी तरफ आप पहले ध्यान दिला चुके हैं, वो है इजराइल वाला। जी, क्यों आपने बताया कि खाड़ी युद्ध जब शुरू नहीं हुआ था, यानी शायद 28 फरवरी को खाड़ी युद्ध शुरू हुआ, उसके एक दिन पहले मोदी जी नेतन्याहू के साथ में गलवैयां डाले हुए उनकी संसद में उनका हाथ उठाए हुए वो एकता का तराना उनके साथ गा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, और उसकी कोई तुक नहीं थी। और उसके बाद वो हिंदुस्तान में जैसे उन्होंने कदम रखा, पीछे से हमला हो गया ईरान के ऊपर। मोदी जी ने पलट के कभी इजराइल से पूछा भी नहीं कि भाई आपने हमें ऐसे मौके पे बुलाया क्यों, जब आप हमला करने के लिए तैयार खड़े हुए थे। ये तो एक तरह से बहुत अपमान सा हो जाता है विदेशी अतिथि का, कि आप किसी को बुलाएं और आप इतने बड़े युद्ध में, इतने विवादास्पद युद्ध में कूदने के लिए तैयार बैठे हो। जाहिर है पहले से योजना रही होगी, ऐसी योजना होती भी है। बहरहाल जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी का जो इजराइल प्रेम है, वो कुछ इस तरह की घटना है जिसकी अभी बहुत ज्यादा अच्छी तरह व्याख्या नहीं हुई है। आपने जरूर उसकी किसी न किसी मंच पर व्याख्या की होगी, मैं भी कोशिश करता रहता हूं उसको थोड़ा सा डिकोड करने की। जी, मैं समझता हूं कि वो लोग इजराइल को एक आदर्श राज्य के तौर पर देखते हैं उनकी अपनी निगाह से। जी, इन लोगों को हमेशा लगता है कि भारत को एक विशाल का इजराइल में बदल दिया जाए। जी, भारत को एक विशाल का इजराइल में, इसमें एक खुफिया एजेंसी हो, बिल्कुल फौजी तरीके का लोकतंत्र हो, और बिल्कुल इजराइल की तरीके से, और एक मजहब की एक 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 रिलीजियस डिनोमिनेशन की हुकूमत हो। इस तरह का वो एक इजराइल बनाना चाहते हैं, और जिसमें हर व्यक्ति कर्तव्य पर जोर दे, अधिकार के ऊपर जोर न दे हमेशा। तो ये मसला भी है बहुत महत्वपूर्ण, और वो बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। जी। आपको मैं याद दिलाऊं कि देखिए, इजराइल तो 1948 में बन गया था, और 47 में हमारे यहाँ विभाजन होकर पाकिस्तान बन गया था। दुनिया में 2 ही धर्म हैं, देश हैं जो जिनको मैं नाजायज मानता हूं, जिनका ना इतिहास है ना भूगोल है, और जो सिर्फ मजहबी नफरत की बुनियाद पर बनाए गए। और भारत में इसीलिए फ्रीडम मूवमेंट, गांधी जी ने तो 1938 में कह दिया था कि भाई यहूदियों के साथ बहुत जुल्म हुआ है, बहुत ज्यादती हुई है, मेरी हमदर्दी है उनके साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अरबों की छाती पर उन्हें मुसल्लत कर दिया जाए, बिठा दिया जाए। हरिजन में उन्होंने लेख लिखा है ये 1938 में, और बहुत स्पष्ट रूप से कर दिया। और वही विचारधारा जो राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस पार्टी की थी, उसी को पंडित नेहरू ने फॉलो किया। और
इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया, मतलब एक देश के रूप में तो रिकॉग्नाइज किया, लेकिन डिप्लोमेटिक रिश्ते 1992 तक नहीं रहे। नरसिम्हा राव सरकार ने आकर के पहली बार किया। लेकिन हमारे देश में जो सबसे बड़े पैरोकार थे इजराइल से दोस्ती के, वो एक तो राइट विंग पार्टियां थीं जिनमें आरएसएस और भारतीय जनसंघ शामिल है। जनसंघ के लोगों को तो मैंने फ्रंटलाइन में एक लेख लिखा है कि वहाँ ट्रेनिंग दी जाती थी बाकायदा, और कई बड़े नेताओं से लेकर के सुब्रमण्यम स्वामी तक वहाँ लगातार जाते आते रहते थे। स्वतंत्र पार्टी के लोग थे, और समाजवादियों का एक बड़ा, आपकी जानकारी के लिए, कि सबसे बड़े जो हिमायती थे इजराइल के इस देश में, वो जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, हरि विष्णु कामत, अशोक मेहता, प्रेम भसीन और मधु दंडवते, जॉर्ज फर्नांडिस तो फ्रेंड्स ऑफ इजराइल बना करके 70 के दशक में घूमते थे, और ये लोग कहते थे कि साहब इजराइल के साथ में दोस्ती होनी चाहिए। लेकिन उसमें मसला यही था कि उसका जो रोल था, उसकी जो विस्तारवादी नीति थी, यानी 48 में तो वो कायम हुआ, और 48 के बाद आज के इजराइल का आप नक्शा देखें तो लगातार उसकी विस्तारवादी नीति है, और 67 में उसने जॉर्डन में, फ़लस्तीन के और बड़े हिस्सों में, सीरिया में कब्जा किया हुआ है, और अब तो लेबनान को भी अपना, अब ग्रेटर इजराइल की बात हो रही है। तो उसमें कभी भी भारत की सरकार का या भारत की बड़े राजनीतिक दलों का, जो भी सरकारें रही हों, इवन वाजपेयी जी की सरकार तक का भी ये स्पष्ट रुख था कि हम फ़लस्तीन के हिमायती हैं और इजराइल के साथ कभी किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़े नहीं हुए। लेकिन अब इधर पिछले 12 साल से हम देख रहे हैं कि ये हमारी सरकार लगातार इजराइल के साथ सैनिक संबंध आप बनाएं, बहुत अच्छी बात है, आप व्यापारिक रिश्ते कायम करें, बहुत अच्छी बात है, आप कृषि नीति में उनके साथ सहयोग लें और दें, वो बड़ी अच्छी बात है। गुजरात में भी नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तब से वो उनका इजराइल प्रेम चल रहा है। लेकिन हमारे नेशनल इंटरेस्ट क्या हैं और हमारा अरबों के साथ क्या संबंध है, फ़लस्तीन पे क्या हमारा स्टैंड है, वो हम बिल्कुल बदल लें, यू टर्न ले लें, और अपने आप को जो है वो इजराइल का समर्थक या पिछलग्गू साबित कर दें, ये तो कोई तुक की बात नहीं है। तो जो स्थिति है वो इस वक्त इस देश में है, और इसीलिए शायद कांग्रेस पार्टी का बड़ा डेलीगेशन जा रहा है, जिसमें कई नाम आपने गिनाए, मल्लिकार्जुन खड़गे, सलमान खुर्शीद, पवन खेड़ा। जाना चाहिए सभी राजनीतिक दलों को, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हों और भी लोग हों, जिनको बुलाया गया उनको तो ज़रूर ही जाना चाहिए, और जिनको नहीं बुलाया गया है उनको भी अपनी सिंपैथी और अपनी एक तरह का सॉलिडेरिटी, उसका इजहार करना चाहिए कि जिस तरह से अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर को मारा, आज उनका अब अंतिम संस्कार होने वाला है, तो उसके प्रति हमारी संवेदनाएं ईरानी जनता के साथ जानी चाहिए। अच्छा, खास बात ये है कि थोड़ी बहुत जो खबरें हम लोगों को मिल पाई हैं, उन खबरों में पाकिस्तान का नेतृत्व, वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जा रहे हैं वहाँ पर ईरान। जी। शहबाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान ने पिछले दिनों ईरान के साथ अपने संबंध अच्छे किए हैं, जबकि पहले कभी ईरान पाकिस्तान को पसंद नहीं करता था। लेकिन चूंकि भारत ने अपनी दूरी बनाई, पाकिस्तान उनके नजदीक चला गया। इस चक्कर में एशियाई जो राजनीति है, उस एशियाई राजनीति में पाकिस्तान ने अपनी स्थिति को मजबूत किया, भारत ने उसके मुकाबले अपनी स्थिति को कमजोर किया। जो खाड़ी युद्ध है और उससे पहले जो ऑपरेशन जो हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, उसके बाद से बड़े ही ताज्जुब होता है देखकर कि पाकिस्तान ने कुछ इस तरह की चालें चली हैं जिससे, और भारत ने इस तरह की गलतियां की हैं कि उससे पाकिस्तान का जो अंतर्राष्ट्रीय राजनय है, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, वो उसकी और बेहतर हुई है। बिल्कुल, उसको आर्थिक मदद भी मिल गई है, उसका हाथ बड़ा मजबूत हुआ है। और भारत जो है वो एक अमेरिकी, हालांकि अमेरिकी प्यादा पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान खुल के अमेरिकी प्यादा है, लेकिन भारत खुल के नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान से भी ज्यादा अमेरिकी प्यादा नजर आने लगा है। आप सही कह रहे हैं अभय जी। और देखिए, अभी 6 महीने पहले तक पाकिस्तान एक विलेन था और सब लोग मानते थे कि आतंकवाद का समर्थक देश है। उसामा बिन लादेन को उसने जिस तरह से अपने यहाँ पनाह दी, और तालिबान के साथ भी पहले जैसे उसके संबंध रहे, या जो एक पपेट गवर्नमेंट वहाँ बैठती थी उसको पाकिस्तान का हमेशा समर्थन रहता था। बावजूद इस सब के, इस पूरे गेम में ये जो युद्ध हुआ ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल का, पाकिस्तान ने अपना इमेज मेकओवर किया।
और उसकी वजह ये कि उसने समहाउ अपने आप को मध्यस्थ की भूमिका में ला करके, ख़ास करके जो आसिम मुनीर हैं वहाँ के सेना अध्यक्ष, उन्होंने पाकिस्तान को एक बड़ी क्रेडिबिलिटी दिलाने का काम किया है। और उस मामले में हम बहुत पीछे रह गए, लेकिन हमारे यहाँ टीवी चैनलों पर और जो चर्चा होती है मीडिया में वो ये है कि अरे साहब वो तो कबूतर खाने का काम कर रहा है, वो तो मैसेंजर का काम कर रहा है, वो तो ये कर रहा है, वो कर रहा है। आप चाहे जितना डीमीन कीजिए पाकिस्तान के रोल को, लेकिन इन हालात में कि जब वो एक वर्चुअली टेररिस्ट देश बन गया था और अभी भी बना हुआ है बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय समाज में, उसने अपनी इमेज को बेहतर किया और उसकी वजह से जो उसको आर्थिक मदद मिल रही है, अपनी अर्थव्यवस्था जो उसकी चरमरा रही थी उसको एक बूस्ट मिल गया और काफ़ी हद तक अब वो अमेरिका का भी भला, ईरान का भी भला जिससे उसकी सीमा मिलती है और बाकी देशों से भी उसने वाहवाही लूटने में कामयाबी हासिल की। लेकिन हम इस चक्कर में बैठे रहे कि हम अमेरिका को देख करके ही उसकी आंख किस तरफ जाती है अपनी बात रखते हैं। नतीजा ये है कि हमने इस मामले में डिप्लोमेटिकली काफ़ी लूज़ किया है अभी जी, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। अच्छा, दूसरे ईरान ने जिस तरीके से अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार को जिस तरह प्रबंधित किया है, पूरी तरह से जो योजना बनाई है, उसमें तो खबर ये आ रही है कि वहाँ 1.5 से 2 करोड़ लोग उसमें भागीदारी करेंगे और उन्होंने यूरोपियन पश्चिमी नेताओं को बुलाया नहीं है। उन्होंने अमेरिका को तो बुलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन उन्होंने वेस्टर्न यूरोप के नेताओं को भी निमंत्रित नहीं किया है उसके अंदर। फिर उनकी थीम ये है, तो उस पूरे कार्यक्रम की जो आधार जो उसका आधार है, वो अपील है कि ये बदले का वक्त है। वो अभी भी कह रहे हैं कि अभी जो हमारे सुप्रीम लीडर को जिस तरह से मारा गया है, तो अभी हमारा बदला पूरा नहीं हुआ है, इसलिए लोग आए, बड़े पैमाने पर 1.5 से 2 करोड़ लोग आए और एक तरह से ताकि इस बात को रीअफर्म किया जा सके, इस बात को और भी ज्यादा मुकम्मल तरीके से पेश किया जा सके दुनिया के पैमाने पर कि ईरान अपने सर्वोच्च नेता के कत्ल का जो है वो बदला लेगा। अच्छा, इसका सीधा मतलब है कि ये पूरा कार्यक्रम बड़ा ही राजनीतिक रूप से और मजहबी तौर से बहुत ही चार्ज्ड किस्म का कार्यक्रम होगा। इसके अंदर एक खास तरह का आवेश होगा, एक खास तरह का जोश होगा उसके अंदर, जो ऐसा कभी नहीं देखा गया होगा। जी कुर्बान साहब। अबे जी, अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि तू ना मिट जाएगा एक ईरान के मिट जाने से, नशे मैं का ताल्लुक नहीं पैमाने से। ये 100 साल पहले उन्होंने लगभग लिखा होगा, लेकिन अच्छा शेर, वो आज भी नशे मैं का ताल्लुक नहीं पैमाने से, बहुत उम्दा। तो ईरान के लिए इस वक्त जाहिर है कि ये मौका है कि वो अब दिखाए अपनी माइट, क्योंकि अभी तक तो पूरे 3-4 महीने में अमेरिका ने उसे ये समझ लिया था कि जैसे हम वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लाए थे, जैसे हमने सद्दाम हुसैन को तबाह बर्बाद कर दिया था, जैसे हमने लीबिया में कर्नल गद्दाफी को उखाड़ फेंका था, जैसे हमने अफगानिस्तान में अपनी सरकार कायम कर दी थी, ये हमारे लिए 30-32 घंटे या तो 48 घंटे, बहुत ज़्यादा चला तो 72 घंटे में हमारी सेनाएं तेहरान में होंगी, वहाँ हमारा कब्जा होगा। उन्होंने शाह के बेटे को एक गवर्नमेंट के तौर पर तैयार भी कर रखा था, लेकिन जो रेसिस्टेंस ईरान ने दिखाया उसकी दाद देनी पड़ेगी और दाद पूरी दुनिया ने दी है कि अमेरिका जैसे सुपर पावर से लड़ना, और वो भी इस दौर में कि जब पूरी टेक्नोलॉजी और उसमें इजराइल उसका हरावल दस्ता और वो इतना सटीक कि जहाँ हमला करना चाहता है वो कर देता है, जिस नेता को मारना चाहता है मार देता है, इसीलिए पूरी लीडरशिप को ख़त्म कर दिया। बावजूद इसके ईरान ने अपनी एक हिम्मत से काम लिया और किसी भी लेवल पर उसकी जनता, ये भी कोशिश की गई कि साहब वहाँ की जो इस्लामिक गार्ड्स हैं वो उनकी अलग नीति है, सरकार की अलग नीति है, जनता खुश नहीं है, ये नहीं है, जितने भी विरोधाभास पैदा किए जा सकते थे आर्टिफिशियली वो सब किए गए। लेकिन ईरान ने और वहाँ की सरकार ने और अवाम ने ख़ास करके ये दिखाया कि वो पूरी तरह से एकजुट है। उसने किसी कीमत पर, जबकि बिल्कुल अल्टीमेटम सामने था, ट्रंप ने कह दिया था कि हम वैनिश कर देंगे, इनको तबाह बर्बाद नेस्त नाबूद कर देंगे, उस वक्त में भी वो डिगे नहीं। उन्होंने पूरी मैच्योरिटी के साथ में नेगोशिएशंस की और अमेरिका को झुकाया अपनी शर्तें मनवाने के लिए आखिरी वक्त तक। और आज भी ट्रंप ये कहता है
कि साहब हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन पिछले हफ्ते आपने देखा कि तमाम गीदड़ भभकियों के बावजूद वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और आज इस पूरे युद्ध में एक नई तस्वीर जो निकल करके आई है वो ये कि एक तो ईरान को बड़ी कामयाबी मिली है कि वो जो है जो सैंक्शंस लगे हुए थे, अरबों रुपए उसकी संपत्ति और पैसा जो उसका बैंकों में रुका हुआ है, खास करके वेस्टर्न और अमेरिकन बैंकों में, वो उसे वापस मिलेगा अगर उसके साथ बेईमानी नहीं हुई तो। और दूसरा ये कि सैंक्शन ख़त्म हो जाएंगे, बिजनेस करेगा। और स्टेट ऑफ हॉर्मूज वो तो ऐसा हथियार उसके पास आ गया है कि वो एटम बम से भी बड़ा साबित हुआ। खासतौर और से वो खाड़ी युद्ध ने उसको प्लेट में रख के ये हथियार सौंप दिया है। पहले ईरान बिल्कुल ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इसके ऊपर हम इसको बिल्कुल। हम अपना तो अपना कर लेंगे। अभी तक इंग्लैंड और वेस्टर्न शक्तियां वो स्वेज कैनाल को लेकर के ही काफ़ी उन्होंने सन 56 में बदमाशी की थी, लेकिन फिर नेशनलाइजेशन करना पड़ा उसका। और वहाँ आज भी वो इजिप्ट और सऊदी अरब और दूसरे देशों के मदद से ही और उनको टोल दे करके ही वो जहाज़ निकल पाते हैं। वही स्थिति आज ईरान खड़ा हुआ। अब ईरान और ओमान तय करेंगे कि जो जहाज़ जाएगा उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, किस तरह से जाना पड़ेगा। ये इतना बड़ा हथियार है कि यूरोप ने दबाव डाला है अमेरिका पे कि साहब अगर आपने 1 महीने और युद्ध चला दिया तो हम तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो तेल मिलेगा ही नहीं। तो जी। आपने जो बात कही कि साहब ये जो दिखाना चाह रहा, ज़ाहिर है और दिखाना चाहिए, आखिर इससे बड़ा और मौका कब आएगा? आपने उसकी लीडरशिप को, यानी तमाम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को धता बताते हुए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को धता बताते हुए आपने एक नाजायज़ हमला किया ईरान के ऊपर। इराक पे तो आपने माहौल बना दिया था कि वहाँ महाविनाश के हथियार थे। यहाँ तो कुछ ना होते हुए आपने बिला मतलब पंगा लिया और आपने वहाँ की लीडरशिप को ख़त्म किया। तो ज़ाहिर है कि आज उसकी सुप्रीम लीडर का फ्यूनरल है, दफीना है। और 1 डेढ़ करोड़ की बात हो रही है, तो यकीनन वो हर ईरानी चाहेगा कि वो उसमें शामिल होकर के दुनिया को दिखाए कि वो एक बहादुर कौम है और वो किसी भी देश के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, चाहे आपने उन्हें जितना अलग थलग कर दिया हो। और ये दूसरी बार अब अभय जी साबित हो रहा है। पहली बार बराक ओबामा ने उनके साथ 5 साल निगोशिएशन किए और उन निगोशिएशंस में भी ईरान ने अपनी शर्तों पर वो संधि की और वो बाहर निकल कर के आया। हालांकि उसके ऊपर हमेशा ही अल्टीमेटम लटका रहता है कि उसकी अर्थव्यवस्था ख़राब है, वहाँ महंगाई है, लोग बुरे हाल में हैं। बावजूद इसके वो अब अपने टर्म्स पर शर्तों को मनवा रहा है और पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहा है। तो जाहिर है कि वो उसका मुज़ाहरा भी कर रहे हैं और वो 4 जुलाई को ये पूरी दुनिया देखेगी कि वहाँ ईरान में कितना बड़ा आम जनता का प्रदर्शन होता है। अब हम लोग अपनी चर्चा के आखिरी दौर में पहुंच चुके हैं। अब मैं आखिर में एक बड़ा स्पेकुलेटिव किस्म का एक जी, सवाल आपसे पूछूंगा। कल्पना कीजिए कि नरेंद्र मोदी वहां पर ईरान जाते इस अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए, अयतुल्ला खामनेई के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए जाते, तो उससे भारत को क्या फायदे, क्या क्या फायदे होते, इसका एक हम लोग एक तखमीना नई परख के दर्शकों के सामने पेश करें, क्योंकि जी। बड़ा जरूरी है, क्योंकि वहां न जाकर उन्होंने क्या खोया है ये सामने आना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ कि जो इतिहास है भारत ईरान रिश्तों का, और जाइए मैं पिछली बात नहीं करता, आपके 12-13 साल की बात करता हूँ। तो हुजूर वाला चाबहार तो आपने बनाया था, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था आपने। ईरान, अफ़गानिस्तान और भारत 3 देशों के राष्ट्र प्रमुख और राष्ट्राध्यक्षों ने उस पर समझौते किए थे 2016 में। किस लिए किया था? वो इसलिए किया था क्योंकि चीन जो है पाकिस्तान के ज़रिए वहाँ पहुँच गया उस पॉइंट पे जो चाबहार से थोड़ा सा ही दूर है। और भारत के लिए जो ईरान गैस पाइपलाइन आ रही थी वो नहीं आ पाई थी, तो आपके लिए एक रास्ता बन रहा था। आपने उसको क्यों ख़त्म किया? किसके कहने पर ख़त्म किया? और अगर प्रधानमंत्री जाते और सॉलिडेरिटी दिखाते और ये कहते कि ईरान की जनता के साथ हम हैं और ईरान की जनता की खुशहाली देखना चाहते हैं, जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने मीनार पाकिस्तान पे जाकर के वहाँ की पुस्तिका में लिखा कि हम एक खुशहाल और समृद्ध पाकिस्तान देखना चाहते हैं, तो उसका एक ज़बरदस्त मैसेजिंग हुई थी पाकिस्तान की आवाम में कि देखो जिसे हम दुश्मन समझते हैं, वहाँ का प्रधानमंत्री आ करके मीनार पाकिस्तान जाना, कोई और दूसरा नेता नहीं गया आज तक, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास हुआ था और उस पर जाकर के ये बात कहना। और यही बात उन्होंने बाद में गवर्नर हाउस में आकर के दोहराई कि हम अच्छा समृद्ध और शांतिपूर्ण पाकिस्तान देखना चाहते। अगर यही काम अब
नरेंद्र मोदी करते तेहरान में जाकर के, तो आपकी एक नई पार्टनरशिप बनती ईरान के साथ, जो आपकी एनर्जी नीड्स को मजबूत करती, आपकी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको मजबूत करती। आपने जो मौका दे दिया पूरी तरह से, पाकिस्तान उसका इस्तेमाल करेगा, तो आप तो पीछे हो गए बैकफुट पर। और जाहिर है कि जो जिसको आप एनिमी कंट्री मानते हैं वो उसका पूरा फ़ायदा उठा रहा है। दूसरी चीज़ ये कि जो सेंट्रल एशिया का आपने बिजनेस का रास्ता बनाया था वो ख़त्म, मतलब अभी बना हुआ है, क्योंकि चाबहार को आपने अबंडन कर दिया। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर वो थोड़ा-सा विजनरी होकर के, जो आपने कहा ना कि अगर हम कल्पना करें, तो हम यही कल्पना हमारी क्या हो सकती है? हमारी कल्पना वही हो सकती है कि जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में हो, हमारे हितों में हो, और वो यही हो सकती है कि किसी भी देश के साथ में हम दोस्ती, आप सऊदी अरब से दोस्ती क्यों कर रहे हैं? आप यूएई के साथ दोस्ती क्यों कर रहे हैं? आप बाकी अरब देशों के साथ दोस्ती क्यों कर रहे हैं? उससे आज की तारीख में आप युद्ध से कोई मसला हल नहीं होता है। आपकी व्यापारिक हिस्सेदारी, भागीदारी और जो ट्रेड होता है, उसी से आपकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है और एक मैसेज भी अच्छा जाता है। वो चांस आप गंवा रहे हैं। अभी भी मौका है, शायद आपकी बात नरेंद्र मोदी सुन लें और चले जाएं, तो ये न सिर्फ हमारे देश के हित में होगा, बल्कि एक इंटरनेशनल मैसेजिंग होगी। और ये जो एंटी मुस्लिम बायस है, क्योंकि हर आदमी जानता है इस देश का कि ईरान ने हमारी कैसी मदद की है, किस तरह से मदद की है, लेकिन हमारी हमदर्दियां इजराइल के साथ आखिर क्यों रहती हैं? कि सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमानों का और इस्लाम का दुश्मन है, उनके खिलाफ जंग लड़ता है। इसके अलावा हमारा इजराइल से क्या हित सध रहा है, सिवाय इसके कि हम उसके साथ डिफेंस डील करते हैं या कुछ बिजनेस डील करते हैं, हथियार खरीदते हैं और ये दिखाते हैं कि हाँ, अमेरिका की हम सॉलिडेरिटी में खड़े हैं। तो हमें अपना, हमारे नेशनल इंटरेस्ट का ये तकाजा है कि ईरान के साथ हम बेहतर रिश्ते करें। और भले ही इस बार चाहे छोटा प्रतिनिधिमंडल जा रहा हो, कुछ ही महीनों में कोशिश होनी चाहिए कि ईरान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति यहाँ आएँ और प्रधानमंत्री ईरान जाएँ, और ये जो पार्टनरशिप 2016 में उन्होंने शुरू की थी वो रिवाइव की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा विश्लेषण किया आपने, और नई परख के दर्शक काफी कुछ जान पाएंगे इस इतिहास को, और पूरा परिप्रेक्ष्य उन्हें प्राप्त होगा कि इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कुर्बान साहब। उस उम्मीद के बहुत बहुत साथ कि शुक्रिया हम अभय जी। जल्दी ही किसी मुद्दे पर फिर से नई परख के मंच पे चर्चा करेंगे। इंशाअल्लाह। जी।